गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हम इसी चैनल के ऊपर नीट 11th और 12th और 10th की वीडियो क्लासेज यहाँ पर आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज की पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे नीट 12th और 11th, इन 3 क्लासेस के ऊपर हमारा टॉपिक चलेंगे। और सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर शुरुआत हम करेंगे GIOC की। किसकी? GIOC। GIOC का मतलब जनरल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GIOC। इस GIOC मतलब कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नीट में हमेशा लगभग आप देखोगे या तो 8 से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीट के अंदर 8 से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आज अपन टच करेंगे। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जिसका नाम क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है संकरण। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? संकरण बोला जाता है। नाम है टॉपिक का हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ कहां से हुई, इसका जन्म कहां से हुआ, उत्पत्ति हाइब्रिडाइजेशन की कहां से हुई, वो आज अपन को इस क्लास के अंदर देखना है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, वो भी आज अपन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से अपन क्या क्या पता कर सकते हैं वो भी आज अपन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन नीट के अंदर फ्रेम होते हैं वो भी अपन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्टकट में हम किस प्रकार से निकालेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चंस को देखते ही हमें हमारा आंसर मिल जाए लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर। खूब सारी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही डीपली अपन देखेंगे। तो बिना कोई टाइम खराब किए अपन स्टार्ट करेंगे GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अब जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? संकरण। हाइब्रिडाइजेशन बोल दो या संकरण बोल दो, बात एक ही है। अब समझना भाई मेरी पूरी बातों को अच्छे से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन समझना भाई पूरी बात। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों आवश्यकता पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, सब कुछ अपन डिटेल में बातें करेंगे। देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन की उत्पत्ति कहां से हुई इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने CH4 का नाम सुना होगा। CH4 जिसे अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। बोलते हो कि नहीं बोलते? CH4 मतलब मीथेन। मैं CH4 से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन की उत्पत्ति कहां से हुई, हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ कहां से हुई, हाइब्रिडाइजेशन का जन्म कहां से हुआ, क्यों हमको आवश्यकता पड़ी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। तो समझो भाई बात को ध्यान से। ये CH4 अपने पास में है। CH4 की जब मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं, CH4 में बनने वाले बंध की बात करता हूं, तो कुछ इस प्रकार से अपन देखते हैं। देखना ध्यान से बहुत अच्छे से। जैसे कि कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इस 1s2 2s2 2p2 के अंदर अपन क्या करेंगे? अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस सेल की बात करते हैं। वैलेंस सेल का जब या संयोजी कोष का जब नाम आता है या वैलेंस सेल का जब बच्चों आपके सामने नाम आता है तो याद रखना हमेशा किसी भी एटम के लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं। लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल बोलते हैं। आई मेरी बात यहां तक समझ में? अब देखो ध्यान से,
याद रखना, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी एटम के लास्ट के 2 ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल या वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बंध बनाने में भाग लेंगे। कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बंध बनाने में भाग लेते हैं। यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि अपने पास में मेथेन है। सबसे पहले मेथेन में जो कार्बन है उसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को चूज किया। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको उठा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, यहां पर कितना है, एक तो एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल को अपन एक डब्बे से बनाते हैं, पता है ना सबको। एस ऑर्बिटल को अपन किससे दिखाते हैं, केवल एक डब्बे से दिखाते हैं। और एक क्या है, एक पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स आते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। आते हैं कि नहीं आते, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब देखो ध्यान से, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, कार्बन की। 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको आता होगा लगभग। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। 2p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया। ये इसकी क्या है, कार्बन की। इस कार्बन को अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। यहां पर कार्बन कौन सी स्टेट में है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब निम्नतम अवस्था में है, निम्नतम अवस्था। अब मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ के आ रहे हो, और जो बच्चे 11th क्लास में अब हुए हैं उनके लिए भी खास बात है, और जिन बच्चों ने 11th या 12th पास आउट कर ली उनके लिए भी खास बात है। एक बात हमेशा याद रखना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस। लुईस नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाएगा, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड इसलिए बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, कि ताकि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी एटम बॉन्ड बनाने का काम क्या क्यों करेगा, ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए हर एक एटम बॉन्ड बनाने का काम करता है। अब एटम को स्टेबिलिटी लेने के लिए, एटम खुद को स्टेबल करने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल से एक्साइटेड स्टेट वाले ऑर्बिटल तक भी लेके जा सकता है। मतलब यदि उसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यदि उसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, देखो दिवाली का टाइम आ रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार से एक रॉकेट की भांति कहां पर लेके जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ भी लेके जा सकता है। तो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो आपसे इलेक्ट्रॉन, आपसे तो नहीं, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल के ऊपर भी लेके जा सकता है। वो कोई भी हद पार कर सकता है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबल कब होगा, जब वो बॉन्ड बनाएगा। तो लुईस ने क्या बोला, लुईस ने बोला कि बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि एटम के अंदर बेटा जी क्या हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। बॉन्ड बनने का सबसे मेन कारण यही है कि एटम्स के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन भी अपन को बॉन्ड के बारे में बताएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी अपन को उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है, उसकी शेप के बारे में बताता है। और शेप और ज्योमेट्री अपन तभी निकाल सकते हैं जब अपन को कंपाउंड की या फिर किसी भी मॉलिक्यूल की
क्या पता हो, उसकी बॉन्डिंग के बारे में पता हो। और बॉन्डिंग क्यों बनता है? बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी के लिए बनता है। और मैंने आपको बता भी दिया कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी हद पार कर सकता है। तो कार्बन भी कोई ना कोई हद पार करेगा। अभी जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, अभी इस स्टेट में आप देख पा रहे हो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से ऑर्बिटल्स के अंदर आराम से बैठे हुए, आराम से सो रहे हैं। लेकिन जब कार्बन को पता चला कि मेरे पास में कोई हाइड्रोजन नामक एटम आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, इतने में कार्बन ने क्या किया, कार्बन को नजर आया स्टेबिलिटी। तो कार्बन क्या बोला कि कार्बन ये बोला कि मेरे को तो स्टेबल होना है, कार्बन को यहां पर स्टेबल होना है। कार्बन एक सिंगल स्टेट के अंदर कार्बन स्टेबल नहीं होता कभी भी। एक सिंगल एटम ऑफ कार्बन आर नॉट स्टेबल, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ यहां पर कारनामा करेगा। कैसा कारनामा करेगा? मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी हद पार करके जा सकता है। तो यहां पर कार्बन देखो क्या करेगा, कार्बन यहां पर अपने इस इलेक्ट्रॉन को, जो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस 2s के इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और उठाकर कहां पर और उठाकर कहां रख देगा, और उठाकर यहां पर 2pz ऑर्बिटल में रख देगा। मतलब कि यहां पर कार्बन ने क्या किया, यहां पर कार्बन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और उठाकर कहां रख दिया, इस हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में डाल दिया। देखो यहां पर, अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से कहां पर आ गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइटेड स्टेट में आ गए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक्साइटमेंट उत्पन्न हो गया, जिससे वो एक्साइट होकर कहां चले गए, इस हायर एनर्जी लेवल में चले गए। अब कार्बन के पास में कितने, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन के पास में 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड हमेशा कौन सी कंडीशन में बनेगा एक स्टेबल बॉन्ड हमेशा कौन सी कंडीशन में बनता है? स्टेबल बॉन्ड का मतलब मैं यहां पर बात करने वाला हूं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनने की कोशिश में रहता है। कोई भी एटम हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश में रहता है ताकि वो स्टेबल बॉन्ड बन जाए। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा कब बनेगा? सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन से बनता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होना किसी भी एटम के अंदर जरूरी है, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर कार्बन के पास में केवल 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आ रही मेरी बात समझ में? 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब बात हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। तो कार्बन के पास में केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एक्साइट करके कहां पहुंचा दे, इस pz ऑर्बिटल में पहुंचा दे, जिससे क्या होगा, जिससे कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं समझ जाना वहां पर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगी। तो याद रखना, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, किसी भी एटम के वैलेंस सेल के अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पर चांस बनते हैं उस एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की। याद रखना मैंने क्या बोला, यदि किसी भी एटम के वैलेंस सेल के अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ज्यादा चांस बनते हैं किसके? स्टेबिलिटी के। अब देखना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर ये कार्बन किसकी तरफ भाग रहा है? यहां पर कार्बन अपना स्टेबिलिटी का जुगाड़ इसने कर लिया। किसका जुगाड़ कर लिया? कार्बन ने अपनी स्टेबिलिटी का जुगाड़ कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब इसके पास में कौन आए? 4 हाइड्रोजन आए। 4 हाइड्रोजन। आपको पता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s। और इस 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इस 1s के पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हुंड ने बताया था कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग करते हैं। अब देखना ध्यान से, तो इस 1s के पास भी अपोजिट इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के 1s के पास भी अपोजिट इलेक्ट्रॉन, तीसरे के पास भी अपोजिट इलेक्ट्रॉन और चौथे के पास भी अपोजिट इलेक्ट्रॉन। ये किसका है? 1s।
1s और 1s बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो भाई ध्यान से, ये तो कौन सा ऑर्बिटल है, ये तो s ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, ये सारा का सारा p ऑर्बिटल है। अब देखो ध्यान से, वीबीटी के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब पुरानी बातें कर रहा हूं, पुरानी बातों में क्या था कि पुरानी बातों में कुछ ऐसी अवधारणाएं दी गई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया और 3 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल आ गए। अब ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल कार्बन के इस 2s ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग करता है, मतलब बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इसे बोलते हैं अपन ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर इस 3p ऑर्बिटल्स के साथ में 3s ऑर्बिटल ने भी ओवरलैपिंग कर ली, ऐसी ओवरलैपिंग हो गई। जब इस प्रकार की ओवरलैपिंग हुई तो इस, अच्छा यहाँ तक एक बार थोड़ा आप रफली नोट कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर बताया, ये कुछ कंसेप्ट है लुईस का, इसको आप नोट कर सकते हो। लुईस कंसेप्ट के बाद में ये पूरा का पूरा लुईस कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, लुईस कंसेप्ट। बहुत कॉमन बात है समझने के लिए, बाकी थोड़ा सा आप यहाँ पर बेसिक नॉलेज के लिए नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो लुईस कंसेप्ट तो आपको पता चली गया कि स्टेबिलिटी, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, वो सब कुछ आपको पता चल गया, कॉमन बातें हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास में क्या आया, यहां पर क्या पता चला मेरे को कि जो कार्बन है, ये रहा कार्बन, ये कौन है, कार्बन। इस कार्बन के पास में बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल है। और इन 4 ऑर्बिटल के साथ में आप देख पा रहे हो 4 ऑर्बिटल्स किसके जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के जुड़ रहे हैं। मतलब इस प्रकार का, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। इन दोनों, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल, कार्बन का तो देखो 1s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग से क्या बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। 1s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना, ठीक ऐसा बना और एक ऐसे बना। टोटल कितने ओवरलैपिंग हो रही, 4 ओवरलैपिंग हो रही है। और 4 ओवरलैपिंग से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यस कि नो। 4 ओवरलैपिंग से 4 बॉन्ड का यहां पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड किससे बना, मान के चलो s और 1s ओवरलैपिंग से बना। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम में क्या दूं, इस बॉन्ड का नाम दे सकते हो आप 1s और s ओवरलैपिंग से बना। बाकी सारे के सारे बॉन्ड किससे बन रहे हैं, बाकी तीनों के तीनों बॉन्ड सेम है, 1sp 1sp 1sp। तो ये वाला बॉन्ड भी किससे बना, ये वाला बॉन्ड भी बना 1s और p ऑर्बिटल से। ये वाला भी किससे बना, 1s और p ऑर्बिटल से। ये वाला भी किससे बन रहा है, 1s और p ऑर्बिटल से। बन रहा कि नहीं बन रहा। अब इस स्ट्रक्चर को जब आप बहुत ही ध्यान से देखते हो, जब इस स्ट्रक्चर को जब आप बहुत ही ध्यान से देखते हो, तब आप यहां पर देखोगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 बॉन्ड तो सेम है कि नहीं है, 3 बॉन्ड तो सेम है, बट एक बॉन्ड डिफरेंट है। क्यों, ये वाला बॉन्ड तो किसकी ओवरलैपिंग से बना, 1s और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। जबकि ये 3 बॉन्ड किससे बने हैं, ये 3 बॉन्ड बच्चों बने हैं 1sp 1sp और 1sp ओवरलैपिंग से। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये 3 बॉन्ड तो सेम है और ये एक बॉन्ड डिफरेंट है। पुरानी जमाने की बातें चल रही है कि पहले ऐसा माना जाता था कि CH4 की जो स्ट्रक्चर है, CH4 की स्ट्रक्चर के अंदर 3 बॉन्ड तो सेम होते हैं, मतलब 3 बॉन्ड तो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों ही बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, बंद दूरी है, बॉन्ड लेंथ सेम होती है। इन तीनों ही बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बट इस एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। आ रही मेरी बात समझ में। पहले ऐसा माना जाता था कि CH4 की स्ट्रक्चर ये है और CH4 की इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो सेम है, बट ये वाला बॉन्ड डिफरेंट है। पहले ऐसी अवधारणाएं थी, ऐसी मान्यता थी वैज्ञानिकों की। परंतु जब CH4 की स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जब CH4 की इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से, तो हमको पता चला कि जो CH4 होते हैं, इस CH4 के अंदर जो CH4 होता है, इस CH4 के अंदर जो जो चारों के चारों बॉन्ड होते हैं,
CH4 में चारों के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो चारों के चारों बॉन्ड बच्चों इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब सेम होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है चारों के चारों बॉन्ड की। कब पता चला? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका था, एक्सपेरिमेंटली पता चल गया था कि जो मेथेन होता है उस मीथेन के चारों बॉन्ड सेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि एक बॉन्ड डिफरेंट और 3 बॉन्ड सेम है। ऐसी जो मान्यताएं थी पहले लोगों की, उस मान्यताओं को एक्सपेरिमेंटली गलत साबित किया गया कि आप गलत हो। जो CH4 होता है उस CH4 के अंदर 3 बॉन्ड सेम होते हैं और एक बॉन्ड डिफरेंट होता है। ऐसी मान्यताएं आपकी गलत है, जबकि सच्चाई क्या थी, रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी बच्चों कि CH4 के अंदर चारों के चारों बॉन्ड ही इक्विवेलेंट होते हैं। बस यहीं से किसका जन्म हुआ? यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका था कि CH4 के चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, उनका बॉन्ड एंगल सेम होता है। किससे प्रूफ हुआ? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ। और यहीं से ही किसका बर्थ हो गया? यहीं से जन्म हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, काल्पनिक प्रोसेस है, जो एक्सपेरिमेंटली नहीं है, थ्योरेटिकली प्रोसेस है। और इस थ्योरेटिकली प्रोसेस से ही प्रूफ हुआ कि जो मेथेन होता है उस मेथेन के चारों बॉन्ड सेम होते हैं। अब ये बॉन्ड सेम होना, देखो यहां से एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको, ये जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी कुछ अलग है, इन तीनों बॉन्ड की एनर्जी सेम है। इनकी बॉन्ड लेंथ अलग है, इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग। बट एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है चारों की चारों बॉन्ड का। ये कैसे प्रूफ हुआ? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, और यहीं से जन्म हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब अपन देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इसको कैसे प्रूफ करता है कि चारों के चारों बॉन्ड लेंथ सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन इन चीजों को कैसे प्रूफ करता है वो अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहली ऐसी कुछ मान्यताएं थी, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकालने की बाद में हाइब्रिडाइजेशन इन मान्यताओं को गलत साबित किया, इन अवधारणाओं को गलत साबित किया, और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इस मॉलिक्यूल के चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे? सेम होंगे। अब अपन शुरुआत करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों? क्योंकि यहां से हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हो चुका है। यहां तक अगर आप रफली नोट करना चाहो तो बच्चों कर सकते हो। हुआ भाई यहां तक रफली नोट? यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत कुछ नहीं है ना? चलो अब अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की रियलिटी की। रियलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ये तो क्लियर हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ कैसे हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी। देखो अब ध्यान से भाई, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर लिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बात कर लूं सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक और चीज, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रूफ करेगा कि जो CH4 होता है उस CH4 की चारों बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे प्रूफ किया इस बात को। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि जो कार्बन है, सबसे पहले आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2 एंड 2p2। वही सेम बात, मान्यताएं तो लगभग ठीक ही थी, उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन भी चलता आ रहा है कि लास्ट की जो 2 ऑर्बिटल है, लास्ट के 2 ऑर्बिटल को वैलेंस सेल में रखा गया। वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कार्बन के लास्ट के 2 ऑर्बिटल को लिया गया। देखना भाई ध्यान से, ये 2 ऑर्बिटल हो गए कार्बन के। इस ऑर्बिटल में इसको बोल दिया 2s, ये कौन सा है? 2p। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने, ये तो कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट हो गया। मैं बताना जा रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे प्रूफ किया कि कार्बन के चारों बॉन्ड लेंथ सेम होगी, वो देखना ध्यान से। ये ग्राउंड स्टेट हो गई। अब यहां पर अपन एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो स्टेबिलिटी तो कार्बन को गेन करनी है, स्टेबिलिटी कार्बन को लेनी है, तो कार्बन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये कार्बन स्टेबिलिटी के लिए अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर पहुँचा देगा और अपने पास में क्या आ जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखना भाई ध्यान से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये यहाँ पर क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ये पुरानी मान्यताएं थी। अब हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने एक बात बोल दी कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो इन हाइब्रिडाइजेशन, देखो मैं लिखा हूं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, सेम एनर्जेटिक एंड नियर बाई सेम एनर्जेटिक ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन hybridization and mixed and same energetic and, ऐसा लिख देना, and form hybrid orbital। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जेटिक मतलब समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल एंड नियर बाई सेम एनर्जेटिक ऑर्बिटल, और समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल और उस समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल के लगभग पास ऊर्जा वाले ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से, इन तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। मतलब जो 2p ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है, इस 2p ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। और ये जो 2s ऑर्बिटल है, इस 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल की एनर्जी के लगभग समान है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखाया, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जेटिक एंड नियर बाई सेम एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल और नियर बाई सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या करेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दोनों और ये सभी ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, अगला पॉइंट में मैं लिखाना चाहूं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, इन कॉमन ऑर्बिटल्स के इक्वल होंगे। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो किसके इक्वल होंगे, इन ऑर्बिटल्स के इक्वल होंगे। कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब कि जो ऑर्बिटल यहां पर आपको कितने ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो लगभग समान है। इनकी जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है वो लगभग समान एनर्जी है। तो ये जो समान एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स है, ये समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। आ रही मेरी बात यहां तक समझ में। तो यहां पर जो ऑर्बिटल बना, इस नए ऑर्बिटल का नाम क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप देख पा रहे हो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल है।
और ऊपर कितना ऑर्बिटल है 1 2 3 4, मतलब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई मेरी यहां तक बात समझ में। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर रख सकते हो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर रख दिया। अब इस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा वो भी देखो। इस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम दिया, देखो इस नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो किससे मिलकर बना है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे मिलकर बना, एक तो 2s ऑर्बिटल से मिलकर बना है और एक 2p ऑर्बिटल से मिलकर बना है। मतलब कि इस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक तो s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, एक तो s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, मतलब टोटल कितने हो गए, एक तो s 3p, मतलब क्या बना sp3, एक तो s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल। तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तब आप बोलोगे सर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी आप अब देख पा रहे हो, चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। आई मेरी बात समझ में यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दो पॉइंट्स को आप नोट करो, फिर मैं तीसरा पॉइंट लिखाने जा रहा हूं। दोनों पॉइंट्स को नोट करो भाई फटाफट, कर लिया दोनों पॉइंट्स को नोट, किसी के कोई दोनों पॉइंट्स में दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो अपने सामने आ रहा, केवल अपन उन्हीं टॉपिक्स उन्हीं पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा कि जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, इन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होती है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ, या ऐसे लिख देना सेम एनर्जी ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उन सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, अपने पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अपन ओवरलैपिंग कराते हैं किसके साथ में, 4 हाइड्रोजन के साथ में। यहां पर मैंने ले लिया 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल है, इसके पास अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को रखना है और ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, आपस में ओवरलैपिंग कर दी। और अब देखना ध्यान से, ओवरलैपिंग के बाद में क्या होगा, ओवरलैपिंग के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मैं यहां पर उस स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ध्यान से, ये कार्बन हो गया और यहां पर एक और चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज और बता दो भाई, एक चीज और बता दो ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसे करनी है, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, कैसी होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ऐसी, एक जो लूप है, एक लूप तो बड़ी होगी और एक लूप होगी बच्चों छोटी। ये किसकी स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर है। तो आपके पास में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, टोटल 1 2 3 4, तो टोटल कितनी बनेगी, 4 बनेगी। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3। ऐसी स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और चारों की चारों सेम एनर्जी लेवल में होती है, डायरेक्शन इन स्ट्रक्चर की सेम होती है। स्ट्रक्चर इज ये है। आई मेरी बात यहां तक समझ में। अब देखो अपन आगे की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका सबके, दोनों पॉइंट्स को मिटा दूं, लिख लिया सबने दोनों पॉइंट्स को। अब देखो ध्यान से, अब हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे प्रूफ किया कि कार्बन के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। वो देखो, ये हमारे पास में रहा कार्बन, इस कार्बन के पास में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास में देख पा रहे हो 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और मैंने आपको बता रखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों, देखना ध्यान से, ऐसा,
ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटी वाली लूप ये रही, इसकी छोटी वाली लूप ये रही, इसकी ये रही और इसकी ये रही, ऐसी। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों sp3। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी क्या है? sp3। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी क्या है बच्चों? sp3। इसका नाम भी क्या है? sp3। मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूं आज। अब देखो ध्यान से, अब इन चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल्स के साथ में, इन चारों sp3 ऑर्बिटल्स के साथ में कौन जुड़ा? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। इसके साथ में किसको जोड़ देखो? 1s। 1s की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये वाली राउंडेड स्ट्रक्चर होती है इस ऑर्बिटल की। तो ये यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। इस लूप वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी प्रकार इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये राउंडेड स्ट्रक्चर किसकी है? हाइड्रोजन की। इसका नाम क्या है? 1s। कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? 1s ऑर्बिटल। ये राउंडेड स्ट्रक्चर देखो यहां पर दिखाऊं मैं, ये किसकी है? हाइड्रोजन की। नाम क्या है? 1s। इसके साथ भी, तीसरे के साथ भी ओवरलैपिंग कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। ये रहा देखो हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? 1s। बहुत डिटेल में बातें करूंगा मैं आज। इसका नाम भी क्या है? 1s। हो गया काम। अब देखो ध्यान से, बॉन्डिंग का नाम क्या है? ये जो बॉन्डिंग बन रही है इसका नाम क्या है? 1s sp3। इस बॉन्डिंग का नाम बताओ? 1s sp3। इसका नाम 1s sp3, इसका भी 1s sp3। मतलब कि जो CH4 की स्ट्रक्चर है, इस CH4 के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो जो चारों के चारों बॉन्ड बन रहे हैं, चारों के चारों बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों बॉन्ड किससे मिलकर बने? 1s sp3, 1s sp3, 1s sp3 एंड 1s sp3। जबकि जो पुरानी मान्यता थी, पुरानी मान्यता में क्या बोला गया कि एक बॉन्ड तो सेम है, सॉरी एक बॉन्ड डिफरेंट है, 3 बॉन्ड सेम है। पुरानी मान्यता ये थी। जबकि हाइब्रिडाइजेशन यहां पर प्रूफ कर दिया कि CH4 के अंदर चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे? इक्विवेलेंट होते हैं। चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों? इक्विवेलेंट होती है। इस आधार पर हमको यह भी पता चल गया कि ये जो CH4 है, इस CH4 के ऑर्बिटल्स को जब हम यूं मिलाने की कोशिश करते हैं, CH4 के ऑर्बिटल्स को जब आप यूं मिलाओगे, मिलाने पर आप देख पा रहे हो इसकी जो ज्योमेट्री बनी है वो कैसी बनी? टेट्राहेड्रल बनी। कैसी ज्योमेट्री बनी इसकी बच्चों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी। और यहां पर जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल भी कितना निकाल लिया गया? 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल निकाल लिया गया। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमको हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन की जन्म क्यों हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का जन्म इसलिए हुआ ताकि हमको पता चल सके कि CH4 की चारों के चारों जो बॉन्ड है वो कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। बॉन्ड इसकी CH4 की ज्योमेट्री कैसी होगी? CH4 का अंदर बॉन्ड एंगल कैसा होगा? हमको इस बात का पता करने के लिए ही हमको हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ना जरूरी था। हाइब्रिडाइजेशन का जन्म क्यों हुआ? मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा। आई मेरी बात यहां तक समझ में? तो ये तो कुछ रफली प्रोसेस था, आपको समझाने का पर्पस था कि हाइब्रिडाइजेशन का जन्म क्यों हुआ। अब अपन आगे की वो थ्योरेटिकल थोड़ी सी बातें कर ले जो हमने लिखा था। मिटा दूं भाई इसको, तो मैं क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है, वो क्लियर हो चुका होगा। चलो अपन आगे की बात करते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस चल रहा था। हमने लास्ट का जो पॉइंट क्या लिखा था? लास्ट का पॉइंट लिखा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है ना, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अगला देखो पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप यूं लिख सकते हो कि देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, इन हाइब्रिडाइजेशन fully filled orbitals, half filled orbitals and
and partially filled orbitals may be participate in hybridization तो हाइब्रिडाइजेशन की खास बात क्या है? देखो यहां पर अपन ने कौन से ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवाया? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स जो कैसे हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब अर्धपूरित। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है? अर्धपूरित। में हिंदी में बता दूं, काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, है ना। तो बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगी। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अपनी थ्योरी बनाकर हिंदी में लिख सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक तथा आंशिक पूरित कक्षक भी क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सॉरी यहां पर क्या लिखा है? फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड वेकेंट ऑर्बिटल। और क्या यहां पर लिख सकते हो आप? वेकेंट ऑर्बिटल लिखना भाई, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तब याद रखना कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तब कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अगर आपके पास में हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो आधे भरे हुए हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। आ रही मेरी बात समझ में? अगर फुली फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, फुली फील्ड, तब चांस रहते हैं पाई बॉन्ड बनने के। कौन से बॉन्ड बनने के? तब पाई बॉन्ड बनने के पूरे चांस होते हैं। तो वेकेंट, हाफ फील्ड, फुली फील्ड ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे, देखो वेकेंट ऑर्बिटल के केस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, तो याद रखना एक बार, वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, हाफ फील्ड में कोवलेंट बनेगा, और फुली फील्ड के अंदर चांस रहेंगे पाई बॉन्ड बनने के। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन डिस्कस करते हैं। ये तो सबने कर लिया होगा नोट, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जा सकते हो, आप नोट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब और अपन कुछ डिस्कस कर ले, इसी के अंदर अपन कुछ और थ्योरी को देख ले कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। देखो ध्यान से बता दूं मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल may be same energy, hybrid orbital have, ऐसे लिख देना भाई, hybrid orbital have same energy। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? हमेशा सेम होती है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपके पास में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो sp हाइब्रिड में मतलब एक s का और एक p का टोटल कितने बनेंगे? 2। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होंगे। यदि आपके पास में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब एक तो s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। एक आपके पास में बना sp3 को आप कैसे पहचानोगे? sp3 का मतलब यूं, ऐसे। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन चारों की जो एनर्जी होती है सेम एनर्जी के होते। कैसे होते? सेम एनर्जी के होते हैं भाई, याद रखना। इन चारों के चारों मतलब इन तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? हमेशा सेम होती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा दूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर जो फुली फील्ड में पाई बॉन्ड का केस छोड़ देना भाई, एक बार बाद में बताऊंगा मैं। एक बार तो आप इन दोनों को याद रखना, फुली फील्ड को छोड़ दो, एक बार बाद में डिस्कस करूंगा कभी। एक याद रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल always form
ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वह हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज क्या बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब इसका एक एक्सप्रेशनल केस बता दूं मैं इसका, इस लाइन का, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बेंजाइन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। यहां तक नोट करो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस की बात करूंगा। कर लिया यहां तक सबने नोट? यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अपन कुछ इंपॉर्टेंट केस की यहां पर अब बात करते हैं। मैंने आपको एक लाइन क्या लिखाई कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट इन द केस ऑफ बेंजाइन इन द केस ऑफ एंजाइन, एक्सेप्शनल केस यहां पर मैं लिखाता हूं, तो यहां पर आप एक्सेप्शनल केस इस पॉइंट का लिख देना। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल, इसका एक एक्सेप्शनल केस लिख सकते हो आप। किसका? कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन बेंजाइन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। देखो ध्यान से, बेंजाइन से पहले मैं समझाऊं बेंजीन। बेंजीन तो सभी जानते हो, बेंजीन क्या होता है। देखो ध्यान से, ये अपने पास में बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन का ये हाइड्रोजन यहां पर है। बेंजीन से यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां पर ये तो आप थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब डबल बॉन्ड से जुड़ता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया। जब मैं दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तब मेरे पास में कुछ इस प्रकार की ये वाली लूप बच जाएगी। क्यों? पहले तो इस लूप के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ना, ऐसा पहले तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया। आ रही मेरी बात? यहां तक क्लियर हो रही है? यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना भाई? अब देखो ध्यान से, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2। इन द केस ऑफ sp2 बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहां से बॉन्ड एंगल होगा 120 का। अब देखो ध्यान से, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों वैकेंट है, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही तो है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार की ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के साथ में, ऐसी ओवरलैपिंग कर लेंगे, यूं एक्सियल पार्शियल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे ऐसे। इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के बाद में ये कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। देखो ध्यान से, ऐसा। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे बेंजाइन का। किसका करेंगे फॉर्मेशन बच्चों, बेंजाइन का फॉर्मेशन। देखो ऐसा, ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, इन दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग हो गई और एक नया बॉन्ड बन गया। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ गए ना एक साथ में, तो इसको आप यूं लिख सकते हो, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ऐसा। और किसका फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर लिया। केवल और केवल बेंजाइन के अंदर ही, बेंजाइन के अंदर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, किसको छोड़कर, बेंजाइन को छोड़कर। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कवर हो चुका होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का पता करना है, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा। चलो यहां तक वही नोट करो सारे के सारे। कर लिया ना भाई? यहां तक सबने नोट? यहां तक किसी की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? चलो ठीक है भाई। अब एक पॉइंट और लिखा दूं मैं आपको, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? मिटा दूं इसको तो मैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब क्या है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं,
मिनिमम रिपल्सन रखते हैं अपने पास में। देखो यहां से मैं लिख दूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव मिनिमम रिपल्सन कम होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम, जिससे कि एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। समझना इस लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर आपको लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव मिनिमम रिपल्सन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें आपको रिपल्सन मिनिमम रखना है। जैसे ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर आप इनको यूं रखोगे एक दूसरे के पास में यूं रखोगे तो देखो रिपल्सन ज़्यादा होगा, हमको रिपल्सन ज़्यादा होगा मतलब हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम क्या करेंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ यूं रखेंगे। तो पहले तो यूं है, अब हम इनको यूं रखेंगे। पहले तो यूं है ना, 0 डिग्री एंगल बना रहा है, अब हम इनको यूं रखेंगे ताकि एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री का एंगल हो जाए। ऐसा आ रही मेरी बात समझ में? तो हमको क्या करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूं अरेंज करना है ताकि उनके बीच में रिपल्सन कैसा हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, जिससे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो हमको क्या करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन रखना है, ठीक है ना। सॉरी, रिपल्सन मैक्सिमम नहीं रखना, सॉरी कम रिपल्सन रखना है, मिनिमम तो लिखा है था ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिनिमम रिपल्सन रखना है। मिनिमम रिपल्सन रखेंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, डिस्टेंस भी कम होगी। रिपल्सन कम होना चाहिए मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान के चलो हमारे पास में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp का। तो यहां पर आपके पास में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक तो s का बना और एक p का बना, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ऐसा हमारे पास में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने यूं। अब इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमको यूं अरेंज करना है कि इनके बीच में रिपल्सन सबसे कम हो। अब देखो ध्यान से, मेरे पास में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने यूं लिया इसको, ऐसा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ले लिया, ऐसा मैंने क्या लिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कुछ यूं अरेंज करूंगा ताकि इनके बीच का जो रिपल्सन हो वो क्या हो, कम हो। देखना ध्यान से, यहां पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेरे पास में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, मान के चलो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, 2 मेरे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैंने क्या किया, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक के ऊपर एक रख दिया, तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। इस लूप के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं इसको 90 डिग्री पे रख दूँ। देखो ध्यान से, ऐसा क्यों ना मैं इसको यूँ रख दूँ 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तब भी थोड़ा रिपल्सन है। अब मेरे पास में एक चांस हो रहा है, क्यों ना मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर ना रखकर मैं इसको 180 डिग्री पे रख दूँ यूँ, ऐसा, ताकि मेरे पास में देखो बॉन्ड एंगल कितना आया, 180 डिग्री का आया कि नहीं आया। यूं रखूंगा यूं, तब तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। थोड़ा यूं रख दो तब बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, थोड़ा यूं रख दो और कम हो जाएगा। जितना कम बॉन्ड एंगल होगा रिपल्सन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड एंगल को बढ़ा दिया, मतलब इनको यूं रखा 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री कैसे बनी, यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी बनी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तब ज्योमेट्री कैसी बनेगी बच्चों, लीनियर, रेखीय। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लीनियर ज्योमेट्री बनने का यही रीजन है, लीनियर ज्योमेट्री बनने का रीजन यही है। तो इस लाइन को समझाने का एक तरीका है, बाकी इसके ऊपर डिटेल में बातें बाद की क्लास में मैं करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे
हाइब्रिडाइजेशन के मेथड की, कि हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हाइब्रिडाइजेशन की होती है, जिनके माध्यम से अपन 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास में पहुंच सके और हर एक बच्चा फ्री के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।